हिडन माफिया के एपिसोड सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैक ने जब बताया कि लेडी बॉस आरना पैलेस में नहीं है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, यह सुनकर रुक्षित बेहद गुस्से में था। अब ये लड़की बिना बताए कहां चली गई, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। जैक भी उसके पीछे पीछे चला गया। रामू रुक्षित की गाड़ी के पास खड़ा था। उसका पूरा चेहरा डर से काला पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी डर से कांप रही थी। वो अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उससे हो नहीं रहा था। रुक्षित गुस्से से तेजी से ऑफिस से बाहर आ गया। उसकी हालत अभी भी वैसी ही थी। लूज टाई, शर्ट के बटन खुले हुए और कोट के बटन भी खुले हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे जो उसके माथे को छुपा रहे थे। चेहरे पर मास्क और उसकी वो काली डरावनी आंखें जो इस वक्त गुस्से से लाल हो गई थी। रुक्षित की नजर जैसे ही रामू पर पड़ी, उसे कुछ शक हुआ और उसकी आंखें छोटी हो गई और वो घुर्राते हुए तेजी से रामू के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने तेजी से रामू के शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया और उसे अपनी आंखों के सामने करते हुए बहुत डरावनी आवाज में खतरनाक तरीके से बोला, अगर मुझे पता चला इसमें तुम्हारा हाथ है तो देख लेना तुम फिर। उससे अच्छा सब कुछ उगल दो। रुक्षित का इतना डरावना ऑरा देख रामू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो हकलाते हुए बोला, भाभी ने खुद कहा था कि उन्हें आपका हेलीकॉप्टर चाहिए। रामू की बात सुनकर रुक्षित ने अपने दांत किटकिटाए और बेहद जुनून से भयानक आवाज में बोला, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे बचपन का दोस्त है। यह कहकर रुक्षित ने उसे गुस्से से गाड़ी के अंदर की तरफ धक्का दे दिया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। रामू ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। वो बहुत उदास था। आज से पहले कभी रुक्षित ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। जैक ने उसे देखा और शांत रहने का इशारा किया। रामू ने अपना चेहरा घुमा दिया। जैक ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग पैलेस पहुंच गए। पैलेस पहुंचकर रुक्षित हेलीकॉप्टर में बैठ गया। उसके साथ जैक और रामू भी बैठ गए। कुछ घंटे बाद शिमला, पहाड़ी के ऊपर बड़ा सा विला। आरना इस वक्त पूरे कमरे को देख रही थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया जो रामू का था, बॉस निकल चुके हैं, कुछ घंटे बाद पहुंच जाएंगे। मैसेज पढ़कर आरना खुश हो गई और फोन को रखकर जल्दी से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने पूरे कमरे को सजा दिया था। बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम हो चली थी। सूरज अपनी लालिमा छोड़ते हुए पहाड़ी के पीछे छुपता जा रहा था। यह नजारा बहुत ही खूबसूरत था, जिसका आनंद आरना मजे से ले रही थी। उसे देखते हुए कब वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला और अब सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। पूरी पहाड़ी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और बर्फ पड़ना शुरू हो गई थी। आरना ने गहरी सांस ली और बाथरूम में चली गई। कुछ वक्त बाद वो बाहर आई और अपने खुले बालों को पीठ पर डाल दिया। फिर वो खिड़की पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को आपस में जोड़ लिया और बाहर के नजारे का लुत्फ उठाने लगी। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी। पूरे कमरे में सिर्फ फायर प्लेस की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वो कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। आरना अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए बैठी थी। तभी उसे हेलीकॉप्टर रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर आरना खुश हो गई और वैसे ही बैठी रही। रुक्षित गुस्से से उस विला के अंदर आ गया और सीधा कमरे में चला गया। उसने अपने बालों को माथे पर से हटा दिया और अपने चेहरे पर लगे मास्क को उतारकर फेंक दिया। रुक्षित गुस्से से कमरे के अंदर आ गया और जोर से चिल्लाया, आरना, ये क्या बेहुदा हरकत है तुम्हारी? थोड़ा सा नाराज क्या हो गया? तुम सीधा पैलेस छोड़कर अकेले यहां आ गई। तुम खुद को क्या समझती हो? जब देखो तब होशियार बनती फिरती हो। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आरना जो उस तरफ पीठ करके बैठी थी, वो रुक्षित की आवाज सुनकर डर गई। उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, ये आदमी कभी शांत क्यों नहीं रह सकता? मेरे पूरे रोमांटिक मूड का भूसा बना दिया, कद्दू कहीं का। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं, अभी बताती हूं। आरना ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने पीठ पर गिरे बालों को बड़े सेक्सी अंदाज में अपनी उंगलियों से
उन्हें पीठ पर से हटाने लगी। रुक्षित जो गुस्से से आरना की तरफ बढ़ रहा था, आरना की हरकत देख उसके कदम धीमे हो गए। आरना का पीछे का गला पूरा बैकलेस था। वो सिर्फ एक पट्टी पट्टी का था। उसका ब्लाउज नेट का था, जिससे उसकी पूरी पीठ उस फायर प्लेस की आग की रोशनी में चमकने लगी थी। आरना ने साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने पल्लू को पूरा खुला छोड़ दिया, जिससे उसकी कमर साफ साफ दिख रही थी। आरना की पूरी पीठ खुली थी। रुक्षित ने अपने चेहरे पर दीवानगी से हाथ फिराया और आगे बढ़ने लगा। उसका दिल धक धक कर रहा था। आरना अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर भी वो अपनी जगह पर बैठी हुई थी। आरना को महसूस हुआ कि रुक्षित उसके नजदीक आ रहा है। ये जानकर उसका दिल मुंह को आ गया। वो झट से अपनी जगह से उठ गई और आगे जाने लगी। आगे जाते हुए उसने अपने बालों का जूड़ा बना दिया, ताकि वो अपने अंदर की घबराहट को कुछ कम कर सके। रुक्षित ने जब ये देखा, उसने दीवानों की तरह उसके पल्लू के कोने को पकड़ लिया और आरना को धीरे धीरे अपने नजदीक खींचने लगा, जिससे आरना अपने कदम पीछे लेने लगी। उसने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर में सिहरन हो रही थी। जब आरना रुक्षित के कुछ नजदीक आ गई, तब रुक्षित ने उसके पेट को कसकर पकड़ लिया, जिससे आरना के एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। रुक्षित ने उसे अपने आप से सटा दिया और उसके जूड़े को खोल दिया। एक झटके में आरना के खूबसूरत से लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखर गए। आरना तेज तेज सांसें लेने लगी। रुक्षित ने उसके बालों की खुशबू को सूंघा और उसके बालों से होते हुए उसकी गर्दन पर अपनी नाक को घुमाते हुए उसके जिस्म की खुशबू अपने अंदर तक उतारने लगा। रुक्षित ने अपने सर से आरना के सर को एक तरफ झुका दिया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे छूने लगा। उसने एक हाथ से आरना का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा दिया। रुक्षित की हरकत से आरना की धीमे धीमे आहें निकल रही थी। जब आरना को सहन नहीं हुआ, आरना झट से पलट गई और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। जैसे ही रुक्षित ने आरना को देखा, उसके मुंह से एकदम से निकल गया, उफ, मेरी तबाही, मेरी कयामत जमीन पर उतर आई है। आरना ने बालों के बीच में से मांग निकाली हुई थी और उसमें सिंदूर भरा हुआ था। माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, कानों में झुमके, गले में छोटा सा हार और उसके ऊपर बड़ा सा मंगलसूत्र। उसने और कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुक्षित की बात सुनकर आरना शर्मा गई और अपना हाथ बढ़ाकर रुक्षित की टाई को खींचकर उसके चेहरे को अपने पास ले आई। रुक्षित ने अपने कोट को उतार कर फेंक दिया और अपने शर्ट के बटन को खोलने लगा, जिसे देख आरना उसके बेहद नजदीक चली गई और अपनी हसीन आवाज में बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर माफिया डॉन? थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले कुछ लम्हे हमारे साथ सुकून से गुजारिए, फिर ये तबाही भी आपकी और ये हसीन रात भी। ये कहकर आरना ने उसके होठों पर अपनी उंगली को रख दिया। रुक्षित ने अपने सीने पर हाथ रख दिया और अपनी आकर्षक आवाज में बोला, उफ, मेरी तबाही, तुम ना मेरी रग रग से वाकिफ हो गई हो। आखिर मेरे रग रग में तुम ही तो समाई हुई हो। जब तुम्हारा जादू चलता है ना महबूबा, तब ये माफिया डॉन सारा को सब भूल जाता है। तुम्हारे हाथों खुद ही तबाह होने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब और मत तड़पाओ मुझे तबाह करना चाहती हो ना, और वो भी बड़ी बेदर्दी से, तो आओ कर लो अपने दिल की चाहत पूरी। आरना उससे दूर जाते हुए अपनी अदाओं के साथ बोली, करेंगे करेंगे, आपको तबाह करने के लिए ही तो लेकर आए हैं यहां। आपकी महबूबा तबाही भी मचाएगी, वो भी बड़ी फुर्सत से। ये कहकर आरना ने उसे मुस्कुराते हुए देखा
और वहां से बैल्कनी की तरफ चली गई। उसकी कातिल मुस्कान देख रुक्षित के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान तैर गई। उसने अपने बालों पर उंगलियां फिराई और अपने शर्ट के बाजू को फोल्ड करते हुए मुस्कुराकर आरना के पीछे चला गया। आरना बैल्कनी में आई जहां पर उसने डिनर का अरेंजमेंट किया था। सारा खाना हॉट केसेस में बंद करके रखा हुआ था ताकि वो ठंडा ना हो। आरना ने रुक्षित को इशारा किया और अपने पास बुला लिया। रुक्षित बेचैनी से उसकी तरफ चला गया। आरना ने उसके लिए चेयर खींची और रुक्षित को बैठने के लिए कहा, जिसे देख रुक्षित ने उसके गालों को चूम लिया और चेयर पर बैठ गया। ये देख आरना के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रुक्षित को खाना सर्व किया और वो उसकी गोद में बैठ गई। ये देख रुक्षित ने उसे ठीक से पकड़ लिया। आरना ने प्लेट से खाना लिया और रुक्षित के मुंह में डाल दिया, जिसे देख रुक्षित ने भी उसे खाना खिला दिया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खाना खा रहे थे। इस वक्त दोनों के चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून था। इस पल को दोनों बहुत खूबसूरती से जी रहे थे। दोनों की आंखों में बेशुमार प्यार था और एक दूसरे को पाने की तड़प। रुक्षित की गोद में बैठी आरना बहुत शर्मा रही थी क्योंकि रुक्षित की जुनूनी नजरें उसे दीवानगी से घूर रही थी, जिसमें बस आरना का नशा था, जिससे आरना की हालत खराब हो रही थी। वो उसकी गोद से उठना चाहती थी, पर रुक्षित ने उसे अपनी बाहों में बुरी तरह से जकड़ कर रखा था। खाना खाने के बाद आरना उसकी बाहों से छूट गई और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। अचानक ही रुक्षित की आंखें बड़ी हो गई। दूसरी तरफ रामू और जैक बाहर आग जलाकर उसके पास बैठे हुए थे। उनके साथ ही और भी गार्ड्स थे। रामू बहुत अपसेट था। जैक उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो शांत था। जैक ने गहरी सांस ली और बोला, यार छोड़ ना, तुम्हें पता है ना, वो गुस्सा हो जाता है तब वो वाइल्ड हो जाता है। अब वही बात लेकर क्यों बैठ गया है? रामू ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, मैं उसके लिए अपसेट नहीं हूं यार, बस डर लगता है कहीं किसी दिन भाभी को कुछ हो गया तो क्या हमारा दोस्त जी पाएगा? रामू की बात सुनकर जैक के माथे पर इतनी ठंड में भी पसीना आ गया। ये बात तो सच थी। वो एक माफिया था। एक दुश्मन खत्म नहीं होता कि दूसरा पैदा हो जाता है। ऐसे में ये डर तो लाजमी ही था। दोनों बैठे इसी बारे में सोच रहे थे। दोनों के बीच शांति पसरी हुई थी। इसी शांति को तोड़ते हुए रामू का फोन रिंग होने लगा। रामू ने देखा उसे एक गार्ड का फोन आ रहा था, जिसे देख उसने फोन को उठा लिया और अपने कान पर लगा दिया। सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रामू सदमे में चला गया। एक तरफ रुक्षित और आरना रोमांटिक डेट नाइट का लुत्फ उठा रहे हैं और एक दूसरे के इश्क में सराबोर हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ रुक्षित के पक्के दोस्त और वफादार साथी जैक और रामू किसी और चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसे में फोन पर ऐसा क्या सुन लिया रामू ने कि वो सदमे में चला गया? क्या होगा अब आगे इस दिलचस्प दास्तान में? जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुक्षित और आरना रुक्षित के शिमला वाले विला में थे। आरना ने वहां एक बेहद खूबसूरत डेट नाइट रुक्षित के लिए प्लान की थी। दोनों ही इन खूबसूरत पलों को एंजॉय कर रहे थे। रुक्षित ने देखा आरना ने कमरे का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और उस पर गाना स्टार्ट होते ही वो अपनी कमर एक साइड को झुकाकर बहुत बोल्ड अंदाज में खड़ी हो गई थी और कुछ ही सेकंड्स में गाने की बीट्स पकड़ते हुए उसने डांस स्टार्ट कर दिया। आरना बहुत बोल्ड डांस कर रही थी, जिससे रुक्षित की हालत खराब हो रही थी। वो अपनी जगह से उठ गया और उसने अपनी शर्ट के सारे बटन ओपन कर दिए। लास्ट का एक बटन उसने वैसे ही बंद छोड़ दिया, जिससे रुक्षित का चौड़ा सीना बहुत ही आकर्षक दिख रहा था। इतनी ठंड में भी उस आदमी के सीने पर पसीने की हल्की बूंदें थी। रुक्षित आरना के नजदीक चला गया और उसने म्यूजिक चेंज किया। फिर उसने आरना की कमर को पकड़ लिया और अपने नजदीक खींचकर उसके होठों को देखने लगा।
और उसके होठों को अपने होठों से छूने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिसे देख आरना ने उसे धक्का दे दिया और जाकर दीवार से सट कर खड़ी हो गई। रुक्षित उसे देख नशे में डूबे शराबी की तरह उसके करीब जाने लगा। रुक्षित बेचैनी से अपने गले पर हाथ फेरते हुए आगे जा रहा था। जब वो आरना के बेहद नजदीक चला गया, तब उसने आरना के हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ से सारी चूड़ियां एक एक करके उतारने लगा। रुक्षित की छुअन से आरना सिहर रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। रुक्षित ने आरना के हाथ को अपनी कमर पर रख दिया और उसकी चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया, जिसे देख आरना ने अपनी आंखें बंद कर दी। रुक्षित ने दीवानगी से उसके चेहरे को देखा और उस पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसके चेहरे पर बेहद हसीन तरीके से फूंक मारने लगा। रुक्षित की हरकत से आरना के अंदर बिजली सी दौड़ गई और उसकी सांसें सामान्य से भी तेज चलने लगी। आरना की सांसों की महक रुक्षित की सांसों में बेकरारी से घुल रही थी, जिससे रुक्षित बेकाबू हो रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो आरना को शिद्दत से प्यार करना चाहता था। वो उसे अपने अंदर तक महसूस करना चाहता था। रुक्षित ने अपने मुंह से सांस को निकाला और आरना के होठों पर छोड़ दिया। रुक्षित के ऐसा करने पर आरना ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुक्षित ने आरना को छोड़ दिया और उससे दूर होकर खड़ा हो गया। अब बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल पॉप म्यूजिक बज रहा था। रुक्षित ने अपने बेल्ट को कमर से निकाल दिया और अपने गले में डाल दिया। फिर आरना के पल्लू को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आरना सीधे जाकर रुक्षित के सीने से टकरा गई। रुक्षित ने आरना को घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से चिपका लिया। फिर उसके पेट पर अपने हाथों की पकड़ को मजबूत करके उसके साथ डांस स्टेप करने लगा। आरना की गर्दन पर अपने होठ रखकर वो उसे हौले हौले किस करने लगा। आरना अपनी गर्दन टेढ़ी करके रुक्षित के हाथ पर अपने हाथों को रख उसकी छुअन को महसूस करने लगी। रुक्षित ने उसे अपनी तरफ घुमा दिया और उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया, जिसे देख आरना ने भी रुक्षित के माथे को चूम लिया, जिससे रुक्षित के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने कसकर आरना को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद रुक्षित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा, जिसे देख आरना खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी देख रुक्षित घायल सा हो रहा था। आरना हंसते हुए बोली, और तेज रुक्ष, बहुत मजा आ रहा है। रुक्षित ने आरना को ले जाकर बेड पर लेटा दिया और उसकी आंखों में शिद्दत से देखने लगा। आरना ने अपनी आंखें बंद की और अपने मुंह पर साड़ी का पल्लू ढक लिया। रुक्षित के ऐसे देखने से उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे ऐसे देख रुक्षित के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने आरना के चेहरे को ढके हुए साड़ी के पल्लू को हौले से खींचकर हटा दिया। यह देख आरना ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, तो रुक्षित ने उसके हाथों को भी पकड़कर उसके चेहरे से हटा दिया और उसे देखते हुए अपनी हसीन आवाज में बोला, उफ, मेरी तबाही, अब मत रोक मुझे, करने दे अब तेरे मिस्टर माफिया को बेदर्दी, वो भी बड़ी शिद्दत से। रुक्षित की बात सुनकर आरना थोड़ा सा बेड पर उठ गई और रुक्षित की आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी। फिर उसके लंबे बालों को अपनी एक उंगली से हल्के से छूते हुए बोली, तबाह आप होना चाह रहे हैं और तबाही हम मचाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं बातों में ही ये हसीन रात गुजर जाए। रुक्षित ने आरना के हाथों को हौले से चूम लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आरना ने रुक्षित के गले से बेल्ट को निकालकर फेंक दिया और उसके गले में अपनी बाहों को डालकर उसका साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे में जैसे खो रहे थे। जब आरना की सांसें उखड़ने लगी, तब जाकर उसने आरना के होठों को छोड़ दिया। फिर उसे देखकर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मेरी नीली आंखों वाली वाइल्ड कैट,
आरना ने रुक्षित को घूर कर देखा तो रुक्षित ने अपनी एक आंख को दबा दिया, जिसे देख आरना की आंखें बड़ी हो गई। रुक्षित ने फिर उसकी गर्दन पर किस कर दिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। कुछ देर बाद रुक्षित ने आरना के माथे पर किस कर दिया और आरना को अपनी बेइंतहा मोहब्बत का एहसास करवाने लगा, जिससे आरना की पकड़ रुक्षित की बदन पर कस गई। दोनों अपने प्यार को महसूस कर रहे थे। कुछ घंटे बाद रुक्षित और आरना एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों पास पास लेटे हुए थे और दोनों के जिस्म पसीने से भीगे हुए थे और दोनों ही तेज तेज सांसें ले रहे थे। आरना ने रुक्षित की बाह पर अपना सर रख दिया। आरना बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वो कुछ ही देर बाद रुक्षित के सीने पर सर रखकर सो गई। रुक्षित ने उसके बालों को चूम लिया और उसे देखते हुए दीवानगी से बोला, तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो महबूबा। तुम्हारे बिना अब एक सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तुम नजरों के सामने हो, इसीलिए तुम्हारा ये दीवाना अपनी पलकें नहीं झपकाता, इसी डर से कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। लेकिन एक बात तो तय है, तुम्हारा ये दीवाना अपनी दीवानगी के लिए किसी भी हद तक जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने आप से कभी जुदा नहीं करेगा। रुक्षित बड़ी शिद्दत के साथ आरना को देखे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने से बीते दिनों की सारी घटनाएं मानो जैसे किसी रोलर कोस्टर राइड के जैसे गुजर रही थी। वो पल जब आरना की हालत बेहद खराब हो गई थी और वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उसने सारी रात अपनी आंखों में अपनी महबूबा के सिरहाने गुजार दी थी। रुक्षित सोच रहा था, कितनी कमाल की है ये लड़की, इसके हाथ में ही मेरी जिंदगी की चाबी है। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, तब से मेरी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। मेरी जिंदगी तो जैसे बस एक रूखे सूखे वीरान गर्मी से तपते रेगिस्तान की तरह थी, जिसको इस झरने सी कलकल बहती नदी जैसी खिलखिलाती खूबसूरत लड़की ने हरियाली और ठंडक से भरपूर बना दिया। इसने मुझे जीना सिखा दिया, वरना मैं तो किसी सूखे हुए ठूंठ की तरह ही था, बेरंग और कठोर, जिसके दिल में कोई इमोशंस नहीं थे। एक ऐसा इंसान था मैं जिसको किसी चीज से डर नहीं लगता था, जो किसी भी बात से घबराता नहीं था। लेकिन अब मैं डरता हूं महबूबा, तुम्हें कहीं मैं खो ना दूं, इस एहसास से डरता हूं। अब मैं घबराता भी हूं महबूबा। हां, मैं घबराता हूं ये सोचकर कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। शायद यही मोहब्बत होती है महबूबा, शायद यही इश्क होता है, यही प्यार होता है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है महबूबा। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हें अपनी पनाहों में महफूज रखूंगा, चाहे सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे सारी दुनिया में तबाही आ जाए, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा महबूबा, कभी भी नहीं। ये सब सोचते हुए उसने आरना के माथे को किस कर दिया और कुछ ही पलों में आरना को देखते हुए रुक्षित की भी आंख लग गई। वहीं बाहर रामू ने जैसे ही फोन रखा, जैक ने जल्दी से उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ रामू, तेरा चेहरा ऐसा क्यों हो गया है? रामू ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, आश्रम में आग लग गई है जैक। जिस आश्रम के लिए भाभी ने कितना काम किया था और अपनी जी जान लगाई थी, उस आश्रम में बहुत भयंकर आग लगी है और बहुत से लोग जख्मी हो गए हैं। जैक ने जब यह सुना तो वो भी सदमे में चला गया।
उसने रामू को देखकर अपने बालों को पकड़ते हुए परेशानी से कहा, पर ये किया किसने? रामू ने उसे देखते हुए कहा, ये सब छोड़, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा, बॉस को खबर देनी होगी। जैक ने परेशानी से अपने हाथों को मसल दिया और बोला, अरे इस वक्त उसके कमरे में जाएगा कौन? रामू ने उसे आगे ढकेलते हुए कहा, तू और कौन? जल्दी कर यार, पता नहीं उसका अगला टारगेट कौन है, कहीं बहुत बड़ी मुसीबत ना हो जाए। जैक ने हिम्मत की और रुक्षित के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और बड़ी हिम्मत करके रुक्षित के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। रुक्षित, जो आरना के साथ सुकून से सो रहा था, दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल गई। उसने आरना को देखा, फिर घूर कर दरवाजे को देखा। तभी उसे फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रुक्षित ने आरना को बेड पर ठीक से सुला दिया और अपने कपड़े ठीक ठाक करके दरवाजा खोलने चला गया। जब उसने दरवाजा खोला, वहां जैक को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। जैक ने सर नीचे करके उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रुक्षित की पकड़ दरवाजे पर कस गई। उसने जैक को देखते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, हेलीकॉप्टर तैयार करो। यह कहकर उसने फुर्ती से अपना सारा सामान रखा और रेडी हो गया। उसने आरना को जगाने की कोशिश की तो आरना उनिंदी सी उठकर रेडी हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया था कि हो क्या रहा है, तो वो वापस बेड पर लुढ़क कर सो गई। रुक्षित ने उसे ब्लैंकेट में लिपटाकर अपनी बाहों में उठा लिया और तेजी से कमरे से बाहर आ गया। मुंबई। इस वक्त मुंबई में तहलका मच गया था। इतनी बड़ी आग जो लग गई थी। वही उस जल रहे आश्रम से कुछ दूरी पर एक ब्लैक कार रुकी हुई थी और उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन की बोतल थी और वो उसके घूंट भरते हुए उस आश्रम को देखकर भद्दी सी हंसी हंसकर बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को बेदर्दी से मारने का। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली बेदर्दी क्या होती है और तबाही कैसे मचाते हैं। कौन है यह आदमी जो अब इस माफिया से भिड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या रुक्षित जान पाएगा उसके इरादे? क्या यह माफिया बचा पाएगा अपने देश को तबाह होने से? ऐसे ही न जाने कितने सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में। तो बस इनके जवाब जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। भविष्य में आने वाले तूफान से अनजान रुक्षित अपनी महबूबा आरना के साथ खुश था। तभी उसे कुछ ऐसी खबर मिली कि उसने आरना को साथ लिया और वो सब निकल गए मुंबई के लिए। आरना दुनिया से बेखबर अपने सपनों में खोई हुई थी। कुछ घंटे बाद रुक्षित का हेलीकॉप्टर आरआर पैलेस के हेलीपैड में लैंड हो गया। रुक्षित तेजी से बाहर आया और आरना को लेकर कमरे में चला गया। सुबह होने को थी, जिस कारण चारों तरफ पंछियों की चहचहाहट थी। रुक्षित ने आरना को बेड पर सुलाया और अपना आरआर का रूप लेकर वहां से चला गया। जब रुक्षित आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि आश्रम आधा जल चुका था। रुक्षित के गार्ड्स ने वक्त रहते सबको बाहर निकाला था, पर कुछ लोग उस आग में झुलस गए, जिन्हें वक्त रहते हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। और रुक्षित वही खड़ा होकर उस जले हुए आश्रम को देख रहा था। बहुत सारे मीडिया वाले वहां खड़े थे और लगातार ये न्यूज हर न्यूज चैनल पर दिखा रहे थे। सब आरआर से सवाल करना चाहते थे, पर उसके पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। रुक्षित ने अपनी गर्दन को बुरी तरह से मसल दिया और रामू से बोला, कुछ पता चला? रामू ने सर उठाकर उसे देखा और सर हिला दिया। रुक्षित ने उसे आंखों ही आंखों में सवाल किया, जैसे वो सोच रहा है कि वो वही है या फिर कोई और। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, उसका टारगेट आप नहीं, भाभी है। रामू की बात सुनकर रुक्षित ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। उसे लगा ही था कि अब सबसे पहले उसकी कमजोरी पर वार किया जाएगा, क्योंकि कमजोर लोग अक्सर सामने वाले को हराने के लिए पहले उसकी कमजोरी पर वार करते हैं। रुक्षित ने उसे देखते हुए कहा, पता लगाओ वो इस वक्त कहां है। रामू ने सर हिलाया और रुक्षित से बोला, आप पैलेस लौट जाइए, हम यहां सब देख लेंगे।
रुक्षित ने उसे घूरते हुए कहा, पहले उसका पता लगाओ। उसे जहन्नुम दिखाए बिना मैं पैलेस लौटने वाला नहीं। अब वक्त आ गया है दुनिया से रूबरू होने का। रामू ने सर हिलाया और अपने काम पर लग गया। रुक्षित उस जगह को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था ताकि उसे कुछ सुराग मिल सके। आर पैलेस। आरना की आंखें खुल गई थी। उसने बेड पर बैठते हुए एक अंगड़ाई ली और अपने आसपास देखा जहां कोई नहीं था, जिसे देख आरना का मुंह बन गया और वो धीरे से बड़बड़ाई, शैतान कहीं के फिर से गायब हो गए। इन्हें बस एक मौका चाहिए मुझसे दूर जाने का। हाँ, नहीं तो क्या, खुद तो काम करते हैं और मुझे पूरे दिन इस खूबसूरत से भूत बंगले में चुड़ैल की तरह घूमने के लिए छोड़ देते हैं। तभी आरना के कमरे का डोर नॉक हुआ, जिसकी आवाज सुनकर आरना ने साइड टेबल से छोटा सा बटन प्रेस किया तो दरवाजा खुल गया। रूही और लीना कमरे के अंदर आ गई। रूही ने उसे देखते हुए कहा, सच में तू कितनी आलसी हो गई है आरू। तुझे देखकर लगता ही नहीं कि तुम वही हो जो सुबह से लेकर रात तक काम करती थी। रूही की बात सुनकर आरना मुंह बनाते हुए मासूमियत से बोली, रू, क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? रूही ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, पागल लड़की, मैं क्यों तुझसे जलने लगी? मैं तो बहुत खुश हूं तुम्हें इतना खुश देखकर। आरना ने सर हिलाया और बोली, चल आज मैं भी तेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हूं, बहुत वक्त हो गया गई नहीं। रूही ने सर हिलाया तो आरना बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर आ गई। उसने अपना बैग और फोन लिया, फिर रूही और लीना के साथ नीचे आ गई। उन तीनों ने ब्रेकफास्ट किया और पैलेस से बाहर आ गई। आरना ने जाकर अपनी फेवरेट गाड़ी निकाली और वो तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आरना जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा वहां पर रुक्षित के बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे। उन्हें देख आरना की आंखें छोटी हो गई। गार्ड्स ने भी जब वहां आरना को देखा, सबने अदब से अपना सर झुका लिया। आरना चलकर उनके पास जाने लगी। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़े मिडिल एज की महिला और पुरुष पर गई जो रो रहे थे। वो सब आश्रम के लोग थे और आरना उन्हें अच्छे से जानती थी। उन्हें ऐसे देख आरना जल्दी से उनके पास गई। वहां मौजूद औरत ने जब आरना को वहां देखा तो वो आरना के गले से लग गई और रोने लगी। उसे ऐसे देख आरना उन्हें शांत कराते हुए बोली, क्या हुआ है आंटी? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? प्लीज शांत हो जाइए। उस औरत ने आरना से अलग होते हुए कहा, सब खत्म हो गया बेटी, सब खत्म हो गया। हमारा आश्रम जलकर राख हो गया। उस औरत की बात सुनकर आरना एकदम से सदमे में चली गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उस आश्रम से आरना को बहुत लगाव हो गया था। आज अचानक से उसे ऐसी न्यूज मिल रही थी जिसका सुनकर उसका सदमे में जाना लाजमी था। आरना ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा। आरना उन्हें दिलासा तो दे रही थी, लेकिन अंदर से खुद टूट गई थी। वो जल्दी से वहां से उस वार्ड में चली गई जहां पर सबको रखा गया था। सबको देखने के बाद आरना केबिन में चली गई। लीना और रूही उसी के साथ थी। आरना अपनी चेयर पर बैठ गई और रोने लगी। रूही और लीना की आंखों में भी आंसू थे। कुछ देर रोने के बाद आरना ने खुद को शांत किया और अपने जेब से मोबाइल निकालकर रुक्षित को फोन कर दिया। रुक्षित जो सब सिचुएशन का जायजा ले रहा था, उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन को जेब से निकाला और देखा तो उसे आरना का फोन आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और फोन को उठा लिया। दूसरी साइड से आरना के रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर रुक्षित के हाथों की मुट्ठियां बन गई। उसने सख्ती से आरना से कहा, स्टॉप क्राइंग बीवी, नहीं तो। आरना ने रोते हुए कहा, रुक्ष, आश्रम, वो आश्रम। रुक्षित ने अपने माथे को रगड़ दिया और बोला, सब ठीक है, बस कुछ लोगों को चोट आई है। मैं यही हूं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रुक्षित की बात सुनकर आरना के दिल को सुकून मिला। उसने कहा, ठीक है, आप मुझे अपडेट दे देना। हॉस्पिटल के गार्ड्स पहले ही लेडी बॉस की खबर उसे दे चुके थे, तो रुक्षित ने सर हिलाते हुए कहा,
मुझे बिना बताए हॉस्पिटल चली गई। तुम्हारी ये हरकतें कब बंद होगी आरना? कभी तो समझा करो। आरना मासूम सा चेहरा बनाकर प्यार से बोली, सॉरी मिस्टर माफिया डॉन, आगे से ध्यान रखूंगी। रुक्षित ने सर हिलाया और बोला, अपना ध्यान रखना और ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। आरना ने उसे प्यार से चढ़ाते हुए कहा, ओ माय शैतान माफिया, अपनी बच्ची को लेकर परेशान हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर रुक्षित ने उसे अपनी गहरी आवाज में कहा, बीवी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तुम? रुक्षित की बात सुनकर आरना का मुंह बन गया और वो धीरे से बोली, अकड़ू कहीं के। रुक्षित उसकी बात सुनकर बोला, मैं सुन रहा हूं सब। आरना उसकी बात सुनकर झेप गई और बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ, लव यू शैतान। ये कहकर आरना ने जल्दी से फोन रख दिया। रुक्षित के कान में जैसे ही आरना की कही बात पड़ी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने उसे कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, दूसरी साइड से फोन कट चुका था। रुक्षित ने अपने फोन को सीने पर लगाया और दीवानगी से मन में बोला, मेरी तबाही। हॉस्पिटल। आरना ने शर्माते हुए फोन को रख दिया। तभी उसका ध्यान रूही और लीना पर चला गया। वो दोनों आरना को घूर रही थी, जिसे देख आरना और शर्मा गई। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए कहा, यार तुम दोनों मुझे ऐसा मत देखो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। रूही ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हा मिस्टर माफिया डॉन। ये कहकर वो हंसने लगी और उसी के साथ आरना और लीना भी हंसने लगी। मुंबई सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती। यहां पर न जाने कितनी ही झोपड़ियां थी। उसी एरिया की एक झोपड़ी के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जो दिखने में माफिया जैसे थे। वो सब लोग वाइन के ग्लास के साथ कुछ लड़कियों के बीच में बैठे हुए थे। वहां बैठे एक आदमी ने सामने बैठे आदमी से कहा, तो खान साहब, क्या सोचा है आपने आगे का? सिर्फ आश्रम जलाकर कुछ नहीं होगा। अगर उसे रास्ते से हटाना है तो बहुत बड़ा गेम खेलना होगा। सब कुछ तो उसके बस में ही है। हमारी पूरी जिंदगी झंड कर दी है। ना बाहर का माल आने देता है और ना ही यहां से कोई माल जाने देता है। तंग आ गए उसकी हरकत से। तो ऐसा लगता है कुछ दिनों में माफिया से भिखारी बन जाएंगे। हमारे बॉस को भी उसने उड़ा दिया। उस आदमी की बात सुनकर खान हंसते हुए बोला, शेर चाहे कितना भी दहाड़ ले, अगर एक बार शिकारी ने चालाकी दिखाई तो उसे भी पिंजरे में कैद होने से कोई रोक नहीं पाता। और इस बार वो ना चाहते हुए भी अपने घुटने टेक ही देगा। ये कहकर खान भद्दी सी हंसी हंसने लगा। उसी के साथ वहां बैठे सारे माफिया वाले भी हंसने लगे। खान ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाते हुए कहा, क्या खबर है? उस साइड से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर खान खतरनाक तरीके से स्माइल करते हुए बोला, ठीक है, फिर उठा लो। खान ने फोन कट कर दिया और अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास से पूरी वाइन एक ही सांस में पी गया। शाम होने को थी। अभी तक आरना हॉस्पिटल में ही थी। एक अर्जेंट केस आ गया था, जिस कारण वो इस वक्त ऑपरेशन रूम में थी। रूही उसके साथ थी और लीना बाहर खड़ी थी। रुक्षित आश्रम से निकलकर सीधा अपनी कंपनी चला गया था। अब उसे बहुत सारे काम करने थे, जिसमें वो इस कदर खो गया था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। हॉस्पिटल में आरना का ऑपरेशन रात के 9 बजे खत्म हो गया। आरना और रूही बहुत थक गए थे। आरना के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत वीकनेस थी। वो दोनों फ्रेश हुई और लीना के साथ अपनी गाड़ी लेकर आरना हॉस्पिटल से फ्री होकर लीना और रूही के साथ रेस्टोरेंट गई। वहां से अपने मनपसंद का खाना खाकर वो तीनों वही रेस्टोरेंट के बाहर घूम रही थी कि तभी अचानक उन्हें एक आदमी खून से लथपथ नजर आया, जिसके पास जाने पर उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया। रुक्षित के गार्ड्स बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 1 सेकंड के अंदर उनके सामने ही उनकी लेडी बॉस गायब हो गई। एक गार्ड ने डरते हुए रामू को फोन लगा दिया।
रामू जो इस वक्त रुक्षित के केबिन में बैठा हुआ था और उसके साथ कुछ राजनीतिक मसलों से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी दे रहा था, उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा उसे आरना के बॉडीगार्ड का फोन आ रहा था। ये देख उसने एक नजर रुक्षित को देखा जो फाइलों में डूबा हुआ था। उसने फोन उठाया और कान पर लगा दिया। दूसरे साइड से गार्ड ने उसे सारी जानकारी दी, जिसे सुनकर रामू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसकी नजर एकाएक रुक्षित पर चली गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और रुक्षित को देखकर घबराते हुए बोला, बॉस, भाभी किडनैप हो गई। रुक्षित जो फाइल पढ़ने में बिजी था, उसके कान खड़े हो गए और वो जोर से चीख पड़ा, आरना! उसने अपनी हाथों की मुट्ठियां बनाई और अपने टेबल पर जोर से मुक्का जड़ दिया। रामू डर से एक कदम पीछे हो गया। रुक्षित तेजी से केबिन से बाहर आया। उसका गुस्सा उसके चरम सीमा तक पहुंच चुका था। वो गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था। रुक्षित बाहर आकर तेजी से अपनी गाड़ी में बैठ गया और खुद ही ड्राइविंग करने लगा। उसके साथ सब गार्ड्स भी चले गए। रामू और जैक दूसरी गाड़ी में चले गए। रुक्षित तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद रुक्षित उस जगह पर पहुंच गया जहां पर आरना का किडनैप हुआ था। रुक्षित तेजी से गाड़ी से बाहर आया। उसे देख वो गार्ड एकदम सावधान पोजीशन में आ गए। रुक्षित ने 2 गार्ड्स के कॉलर पकड़ लिए और गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, तुम लोगों को क्या मैंने यहां तमाशा देखने के लिए खड़ा रखा है? एक लड़की पर ध्यान नहीं दे सकते? तुम्हारी लेडी बॉस तुम्हारी नजरों से ओझल हो गई और तुम्हें खबर तक नहीं लगी। जाकर जान दे दो अपनी। ऐसे लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर अपने मन में खींचते हुए बोला, वो लड़की पहले से ही बेवकूफ है, पर ये सब, इन सब की अक्ल भी उसके साथ घास चरने चली गई थी क्या? रुक्षित बेहद गुस्से में था। उसका गुस्सा देख सब डर से कांप रहे थे। रुक्षित का दिल बेचैन था। कल ही ये लड़की बिना बताए शिमला चली गई और आज पता नहीं किस हाल में होगी। रुक्षित ने अपना फोन निकाला और आरना की लोकेशन चेक करने लगा, पर कुछ दूरी पर जाकर वो एरर दिखाने लगा, जिसे देख रुक्षित का बचा कुचा सब्र भी टूट गया। उसने कसकर अपनी गाड़ी पर लात मारी और गुस्से से बोला, आप सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पता करो कहां है वो और किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी को उठा लिया। रुक्षित की बात सुनकर रामू और जैक ने बॉडीगार्ड्स की मदद से पूरे अंडरवर्ल्ड में पूछताछ शुरू कर दी थी। सारे माफिया वर्ल्ड के लोगों को पता था कि यह काम किसने किया है, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रुक्षित का दिमाग पूरा घूम गया था। उसने अपना लैपटॉप लिया और उस पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। रुक्षित वहां से पैलेस लौट गया और सीधा स्टडी रूम में चला गया। उसने अपने मुंह में सिगार रख दी और उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। उसका एक हाथ लैपटॉप की कीबोर्ड पर तेजी से चल रहा था। इजिप्ट, बड़ा सा विला। खान अपने विला के हॉल में शान से बैठा हुआ था। वो बहुत खुश था। उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, किस किस को दुनिया से हटाने वाला है तू आरआर? जितने जाएंगे नहीं उससे ज्यादा आएंगे। मेरे डैड को अपने कब्जे में रखा है। अब तू भी तड़प, इतना तड़प कि तुझे ना मौत नसीब होगी ना जिंदगी। बड़ा सुना था तेरी महबूबा के बारे में, आज पता भी चल गया। वैसे ही बड़ी कयामत है। तो एक बार यहां आ तो जा, फिर तेरे सामने ही उसके बदन के हर एक हिस्से को बेसब्री से देखूंगा। तभी उसके सामने एक आदमी आया और बोला, बॉस, उसे खबर कब करनी है? खान ने हंसते हुए कहा, रुक जा, उसे और तड़पने दे, इतनी भी क्या जल्दी है भाई? उस आदमी ने सर हिलाया और बोला, बॉस, उन लड़कियों को होश आ रहा है। खान ने माथे को रगड़ते हुए कहा, ठीक है, उन्हें कुछ खिला देना, बाद में देखूंगा उन्हें। पहले मैं अपना काम तो कर लूं। ध्यान रखना उन लड़कियों का। ये कहकर खान वहां से चला गया। उस आदमी ने सर हिलाया और दूसरी ओर चला गया। उसी विला के 2nd फ्लोर पर आरना, रूही और लीना बेड पर पड़ी हुई थी। तभी धीरे धीरे तीनों की आंखें खुली। आरना ने जब खुद को अनजान जगह पर पाया, वो डर गई। उसने अपने आसपास देखा और रुक्षित को आवाज देने लगी, रुक्ष,
क्या आप यहीं पर हैं? रुक्ष, जवाब दीजिए ना, मिस्टर माफिया डॉन। आरना ने देखा वह रुक्षित नहीं है। ये देख वो डर गई। उसने कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लिया और रोने लगी। रूही और लीना भी परेशान हो गई थी। लीना बेड से उतर गई और खिड़की के पास जाकर सब जगह देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कहां हैं। उसने आरना को देखते हुए कहा, हम कहां पर हैं? ये जगह बहुत अजीब है। उसकी बात सुनकर रूही और आरना खिड़की के पास जाकर देखने लगी। रूही ने आरना को देखा तो आरना डरते हुए बोली, हम यहां कैसे पहुंच गए? अब हम क्या करेंगे? मुझे रुक्ष चाहिए। रूही ने उसे घूर कर देखा और बोली, चुप, एकदम चुप। यहां से भागने की तरकीब सोच, बेकार में आंसुओं की नदियां मत बहा। आरना ने अपने आंसू साफ किए और जाकर बेड पर बैठ गई। उसने अपने दिमाग को चलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो झट से अपनी जगह से उठ गई और अपने जेब से फोन निकालने लगी। उसने देखा उसका फोन उसके पास नहीं था। ये देख वो फिर से मायूस हो गई। उसने रूही को देखा और बोली, रू, इन लोगों ने तो हमारा फोन भी ले लिया, अब क्या करें? रूही उसके पास बैठते हुए बोली, यार, तूने शादी क्यों की? अच्छे खासे लंदन में पड़े हुए थे, कहां यहां आकर जिंदगी तूफान हो गई है। हर दिन एक नई मुसीबत। आरना उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, हाँ, नहीं तो क्या। दादू ने कितना झूठ बोला मुझसे। वो ऐसे हैं, वैसे हैं, और अब देखो, माफिया गले पड़ गए। उसकी बात सुनकर रूही और लीना उसे मुंह खोले देखने लगे। रूही ने उसे घूरते हुए कहा, यार, सच में तू कैसी इंसान है? कितना रंग बदलती है। कल तो तुझे बड़ा प्यार आ रहा था जीजू पर, और अब देखो कैसे उनकी बुराइयां कर रही है। मैं जाकर उन्हें कह देती हूँ तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती। रूही की बात सुनकर आरना बुरी तरह से डर गई। उसने अपना थूक निगला और बोली, अरे यार, तू तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। तभी उनके कमरे का गेट खुल गया, जिसे देख वो तीनों परेशानी से बेड पर बैठ गए। एक नौकर उनके लिए खाने की प्लेट रखकर वहां से चला गया, जिसे देख वो तीनों ही खाने को घूरने लगी। मुंबई 2 दिन गुजर गए थे। रुक्षित गुस्से से बैठा अपने लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था। उसने 2 दिन से अपनी पलकें तक झपकाई नहीं थी। उसके सामने टेबल पर न जाने कितनी सिगार पड़ी हुई थी और न जाने कितनी वाइन की बोतल। तभी रामू भागते हुए आया और रुक्षित से बोला, बॉस, उनका पता चल चुका है, वो सब इजिप्ट में है। रुक्षित ने उसे कुछ नहीं कहा। वो बस एक टक लैपटॉप को देख रहा था। ये देख रामू उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी नजरें उठाई और लैपटॉप की स्क्रीन को देखा। जैसे ही उसने लैपटॉप में देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रामू ने अविश्वास से रुक्षित को देखा। रुक्षित को उसी दिन आरना का पता चल चुका था, पर यह आदमी, इसका दिमाग सच में कितना तेज है। रुक्षित ने अपने चेहरे पर डरावनी स्माइल के साथ लैपटॉप को बंद कर दिया। फिर सामने रखे वाइन से भरे ग्लास को उठाया और उसे एक घूंट में पी गया। फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, हेलीकॉप्टर तैयार करो। रामू उसके पीछे जाते हुए बोला, सब तैयार है बॉस। रुक्षित ने सर हिलाया और अपने माफिया आरआर के अवतार में पैलेस से बाहर चला गया। इजिप्ट, खान का विला। खान और उसके साथ कई सारे आतंकवादी साथी और माफिया बैठे हुए थे। उनके सामने रखे टेबल पर एक मैप था, जिस पर वो टिक मार्क कर रहे थे। आरना, रूही और लीना वहीं सीढ़ियों के पास छुपकर सब कुछ देख रहे थे। आरना ने अपना छोटा सा मुंह बाहर निकाला और बोली, ये लोग इतने सारे हैं, ऊपर से इन्हें क्या चाहिए जो ये ऐसी सब्जी मंडी लगाए बैठे हैं? रूही ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, इन्हें वो डायमंड का खजाना चाहिए जो तुम्हारी नानी तुम्हारे पति को सौंप कर गई है। रूही की बात सुनकर आरना का मुंह अजीब सा हो गया और वो बोली, पर वो तो जमीन के अंदर चला गया है, तो इन्हें कैसे मिलेगा? रूही ने अपनी मासूम सी दोस्त को देखा और अपना सर हिलाते हुए बोली, तू छोड़ वो सब और उनकी बातें सुन। खान और उसके साथ बैठे आदमियों के चेहरे पर अजीब से भाव थे और उनकी पूरी प्लानिंग चल रही थी। खान ने सबको देखते हुए कहा,
अब बारी है उसे बुलाने की। चलो अब एक और धमाका करते हैं, आरआर को अपने कदमों में झुका देते हैं। खान की बात सुनकर सब हंसने लगे तो उसमें से एक आदमी बोला, वैसे मैंने सुना है उसकी महबूबा बला की खूबसूरत है। खान ने सर हिलाते हुए कहा, ऐसे ही थोड़ी वो उस पे फिदा है, बड़ी गोरी चिट्टी है, माशाअल्लाह क्या कयामत दिखती है। ये कहकर खान भद्दी हंसी हंसने लगा। वो सब आरआर की बर्बादी के बारे में सोच रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये आरआर कितना तेज था, एक निशाने पर कितने वार करने चला था। आरना वहां छुपकर अपने लिए उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोनी शक्ल बनाकर बोली, कितने गिरे हुए लोग हैं ये, रुख सही कहते, मैं बहुत बड़ी पागल हूं जो हर बार खुद के लिए मुसीबत लेकर आती हूं। कितना परेशान करती हूं उन्हें, पता नहीं वो कहाँ है, कब आएंगे मुझे लेने। जब आएंगे ना, मैं उन्हें बड़ा वाला सॉरी बोलूंगी और उनकी हर बात मानूंगी। ये कहते वक्त आरना का गला भर आया था। उसने अपनी आंखें बंद की और रुक्षित को महसूस करने लगी। उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसुओं की उसके गालों पर लुढ़क गई। तभी उसके कान में बहुत सारी नोटिफिकेशन की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर आरना ने अपनी आंखें खोल दी और सामने देखने लगी। सामने बैठे लोगों के चेहरे पर 12 बज चुके थे। उनका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था, जिसे देख आरना ने रूही को देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिए। खान ने अपने फोन को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में चीखते हुए बोला, आर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बहुत बुरी मौत मरेगा तू। इससे पहले तेरी महबूबा को नहीं छोड़ूंगा, ऐसी हालत करूंगा ना उसकी कि तू उसे देखने के लिए भी तरस जाएगा। बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। तेरी बीवी आज हम सबकी प्यास मिटा देगी। आज तेरी बीवी जिंदा नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। ये कहकर खान आरना की तरफ बढ़ गया। उसे नहीं पता था आरना कहाँ है। वो सीधा कमरे में चला गया। वह किसी को ना पाकर खान बौखलाया हुआ नीचे आया और जोर से बोला, ढूंढो उस लड़की को, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। तभी कुछ गार्ड्स आरना को पकड़कर खान के सामने लेकर आ गए। खान जाकर गुस्से से सोफे पर बैठ गया। आरना उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत घबराई हुई थी। खान ने उसे देखा और कहा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ मेरे पास आ और मेरी गोद में बैठ जा। आरना उसकी बात सुनकर धीमे कदमों से आगे जाने लगी। आरना उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से उसे देखा और अपने पैरों को उठाकर खान के सीने पर लात दे मारी और खान झटके से सोफे के साथ ही पीछे की ओर गिर पड़ा, जिसे देख आरना की आंखें बड़ी हो गई और उसने ध्यान से देखा। उसके पास एक और पैर था जिसने खान को लात मारी थी। इतने खतरनाक लोगों के चंगुल से आजाद हो पाएगी आरना, या ये होगा उसकी जिंदगी का लास्ट चैप्टर? क्या रुक्षित समय पर पहुंच पाएगा अपनी महबूबा को बचाने? जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरना अपने देश से दूर खान की चंगुल में फंसी हुई थी। खान ने बुरी नीयत से आरना को अपने पास बुलाया। तब आरना ने गुस्से में उसकी तरफ अपनी लात चला दी। खान नीचे गिर गया, लेकिन तभी आरना को अपने बाजू में एक और पैर उठा हुआ दिखा और वो समझ गई कि खान उसी पैर के जोरदार वार से गिरा है। आरना ने अपने पास खड़े आदमी को देखा जो बेहद गुस्से में था। उसे देख आरना बुरी तरह से डर गई, लेकिन वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उसका माफिया डॉन जो वहां आ गया था। रुक्षित ने जाकर खान को कॉलर से पकड़ लिया और उसे खींचते हुए ले जाकर उसका सर दीवार से भिड़ा दिया, जिससे खान की चीख निकल गई। रुक्षित ने उसका सर पकड़कर उसे बार बार दीवार पर पटक दिया। खान का सर फूट गया था, उसके माथे से खून बह रहा था। उसे ऐसे देख वहां खड़े सारे माफिया डर गए। वो वहां से भागना चाहते थे, पर अफसोस वो सारे आरआर के गार्ड से घिर चुके थे। आरआर ने खान की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसे खींचकर आरना के कदमों में फेंक दिया, जिससे आरना डर गई और कुछ कदम पीछे चली गई।
रुखसत ने गुस्से से खान के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसका सर ऊपर किया, फिर अपनी डरावनी और गुस्से से भरी आवाज में खतरनाक तरीके से बोला, नफरत है मुझे उन लोगों से जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं। अगर तेरे जिगर में दम है और तू एक बाप की औलाद है तो मुझसे भिड़। लड़कियों का सहारा क्या लेता है वे कुत्ते? आज तो नहीं बचने वाला, तेरा पूरा खानदान ही जला दूंगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे मुझसे 2 दिन दूर रखने की? सबको आज यही दफना दूंगा, ऐसी बेदर्दी से मारूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी मेरा नाम सुनकर कांप जाएंगी। बहुत होशियार समझता है ना खुद को? माफिया डॉन आरआर से भिड़ने जा रहा है ना तू? अंडरवर्ल्ड के बादशाह से भिड़ने जा रहा था तू, कायर की औलाद। जीते जी तुझे आज मौत का मंजर दिखाऊंगा। डर क्या होता है तुझे आज पता चलेगा। अपनी मौत अपनी आंखों से तू खुद देख। ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा कि अगले जन्म में भी ऐसे कांड करने से पहले 100 बार सोचेगा तू। रुखसत ने उसे वैसे ही बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और दूसरे सोफे पर उसे फेंक दिया। खान के सर से बुरी तरह से खून निकल रहा था और वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। रुखसत ने आरना को गुस्से से देखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, जाकर उस सोफे पर बैठी रहो। अगर वहां से हिली भी ना तो मैं आज तुम्हें पूरा हिला दूंगा। रुखसत की डरावनी धमकी सुनकर आरना जाकर झट से दूसरे सोफे पर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह दुबक कर बैठ गई। रुखसत ने वहां मौजूद सारे माफिया और आतंकवादियों को देखा और अपने चेहरे को बुरी तरह से मसलते हुए अपने चेहरे से मास्क को खींच कर नीचे फेंक दिया। जैसे ही सबने रुखसत का चेहरा देखा, सबके मुंह से एक साथ निकल गया, रुखसत ठाकुर। सबकी आवाज सुनकर रुखसत के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। उसने अपनी गर्दन को बुरी तरह से मसल दिया और तेजी से सबके ऊपर टूट पड़ा। उसके हाथ में अपना बड़ा सा खंजर था जिसे लेकर उसने सबको मारना शुरू कर दिया था। पूरे हॉल में खून के छींटे उड़ गए थे। पूरे हॉल में खून की नदियां बह रही थी। कहीं पर किसी की गर्दन पड़ी हुई थी तो कहीं पर उनके हाथ पैर। खान वहां बैठे हुए डर से कांप रहा था। आरना अपने कानों पर हाथ रखकर डरी हुई सोफे पर बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बैठे बैठे वो किसी फोन की तरह वाइब्रेट हो रही हो। रुखसत ने सबको बुरी तरह से मार दिया था। वो पूरा हैवान हो गया था और अपने खूंखार रूप में अपनी हैवानियत दिखा रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि उसे देख कोई भी आदमी अपनी जगह पर बेहोश हो जाए। सब लोग अपनी सांसें रोककर उस हैवान को देख रहे थे जो बिना सोचे समझे सबको काट रहा था। सब वहां पर तड़प तड़प के मर रहे थे, पर वो हैवान, उसे किसी की ना तो तड़प से फर्क पड़ता था ना उनके मुंह से निकलने वाली चीखों से। रुखसत ने बिना रुके सबको ढेर कर दिया। अब वहां पर सिर्फ खान बचा था। तभी वहां 2 गार्ड्स आए जिनके साथ फरजत था। रुखसत ने उसे पकड़ लिया और उसे उसके बेटे के पास फेंक दिया। खान ने फरजत को पकड़ लिया। वो अभी भी डर से कांप रहा था। फरजत खान तो बुद्ध बन गया था। रुखसत ने अपने खंजर को देखा और उन दोनों के एक एक कान को काट दिया, जिससे दोनों की चीख निकल गई। आरना वहां से भाग जाना चाहती थी। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी। रूही तो बेहोश होकर रामू की बाहों में झूल रही थी। लीना जैक के पीछे छुपकर अपनी एक आंख से सब देख रही थी। आरना वहां से उठने लगी। तभी उसके कान में रुखसत की खतरनाक आवाज आई, हिलना भी मत, वरना इसका अंजाम तुम सह नहीं पाओगी आरना ठाकुर। रुखसत के मुंह से अपना ऐसा नाम सुनकर आरना एकदम से बुद्ध बन गई थी। उसे एहसास हो चुका था कि रुखसत उससे हद से ज्यादा गुस्सा है, इतना कि वो सोच भी नहीं सकती। अब उसे बहुत डर लग रहा था। वो अपनी डबडबाई आंखों से रुखसत को देखने लगी, पर रुखसत ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। आरना कुछ बोलना चाहती थी, पर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। रुखसत का ध्यान खान और फरजत पर था। आरना सोफे पर बैठी हुई अपनी डरी हुई नजरों से रुखसत को देख रही थी। तभी उसे किसी ने पीछे से खींच लिया, जिससे आरना की चीख निकल गई।
सब शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। रुक्षित ने भी मुड़कर उसे देखा। इतने ज्यादा गार्ड्स के बीच एक आदमी आया और आरना को गर्दन से पकड़कर उन सबसे दूर ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने आरना के माथे पर बंदूक रख दी, जिसे देख सब डर गए। रुक्षित ने अपनी गर्दन को बुरी तरह से मसल दी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, हद से ज्यादा गुस्सा, और उन्हीं गुस्से से भरी आंखों से वो आरना को घूर रहा था। आरना को जितना डर उस बंदूक से लग रहा था, उससे कई गुना ज्यादा डर उसे रुक्षित से लग रहा था। वो हैवान उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था। उसे ऐसे देख आरना डरते हुए चिल्लाई, यहां मेरी जान को खतरा है और आप मुझे बचाने की जगह मुझे डरा रहे हैं। रुक्षित ने आरना को हद से ज्यादा घूरा और चीखते हुए उस पर तंज कसते हुए बोला, अरे वाह, तुम्हें अब समझ आया कि तुम्हारी जान को खतरा है? मुझे तो लगा था कि तुम खतरों की खिलाड़ी हो, हर जगह खतरा खुद मोल लेती हो, तो तुम्हें खतरों से क्यों डर लगेगा, है ना महबूबा? रुक्षित की बात सुनकर आरना बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई। उसने अपनी नजरें नीचे कर दी और मन में बोली, रुक्षित फुक्षित अकड़ू कहीं का, मेरी जान की तो इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। लगता है मुझे ही अपनी जान बचानी पड़ेगी। आरना ने अपने हाथ को मसल दिया और तेजी से गोल घूम गई और भागते हुए रुक्षित के पास जाने लगी। ये देख उस आदमी ने आरना को फिर से पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे देख सब हैरान हो गए। वो आदमी, जिसका नाम जॉनी था, वो रुका और बोला, मुझे नहीं पता था द ग्रेट माफिया आरआर की जान इस लड़की में बसी होगी। मेरे हाथ तो जैकपॉट लग गया। वाह, अब पीएम आरआर इस जॉनी के सामने अपने घुटने टेक देगा और इस लड़की के लिए मुझसे भीख मांगेगा। रुक्षित को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था, अगर ये लड़की बिना बताए इतनी रात को वहां नहीं जाती तो मेरे लिए इतनी मुश्किल खड़ी ना होती। ये लड़की इतनी बेवकूफ क्यों है? कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं कि अगर इसे कुछ हुआ तो ये माफिया कैसे जिएगा इसके बिना। रुक्षित को आरना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बस एक बार ये लड़की उसके हाथ लग जाए, फिर उसे भी नहीं पता कि वो क्या करेगा। आरना को अब सच में हद से ज्यादा डर लग रहा था। पता नहीं अगर वो रुक्षित के हाथ लगी तो वो बेरहम आदमी उसके साथ क्या क्या करेगा। उससे भी बढ़कर कहीं रुक्षित खुद को ना चोट पहुंचा दे। आरना बेबसी से रुक्षित को देख रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो खुद को एक नॉर्मल लड़की समझकर बिंदास घूम रही थी, लेकिन वो असल में बेहद खास लड़की है। उसके हर कदम पर उसकी जिंदगी को खतरा था। आरना डरी हुई रुक्षित को देख रही थी, जो अपनी गुस्से से भरी लाल डरावनी आंखों से उसे हद से ज्यादा घूर रहा था। आरना ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि रुक्षित उस पर चीख पड़ा, चुप, बिल्कुल चुप, यहां अपनी बकवास बिल्कुल मत करना, और ये मासूम सी शक्ल बनाकर तो मुझे आज बिल्कुल मत दिखाना। तुम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी बिना बताए वहां जाने की? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या तुम पागल हो? कोई भी बात तुम्हें समझा दो, सारी की सारी बातें तुम्हारे सर के ऊपर से ही जाती है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? याद रखना आरना, इन सब के बीच अगर तुम्हें एक खरोच भी आई तो ये सब तो बेरहमी से मारे जाएंगे ही, पर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। रुक्षित की बात सुनकर आरना सहम गई और कांपने लगी। जॉनी को बड़ा मजा आ रहा था। आरना हड़बड़ाकर बोली, वो मैं खाने। आरना ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसको ऐसे हकलाते हुए देख रुक्षित गुस्से में बोला, चुप, एकदम चुप, मुंह तोड़ दूंगा आज मैं तुम्हारा। इतनी बड़ी बेवकूफ लड़की आतंकवादियों के बीच आ गई है, जैसे यहां घूमने ही आई हो। आरना, तुम एक बात याद रखना, हम यहां से सही सलामत जाने वाले हैं, पर इसके बाद मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम होगी। रुक्षित की आंखें इस वक्त लावा उगल रही थी। उसका चेहरा बेहद डरावना और काला पड़ गया था। ऊपर से उसके माथे की नसें जो लाल और हरी थी, वो उसके चेहरे को और डरावना बना रही थी।
आरना के सामने जो आदमी खड़ा था वो आर माफिया बादशाह गुस्सैल आदमी इस वक्त बड़ा बेरहम और शैतान लग रहा था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा था। जॉनी रुक्षित की बात सुनकर हंसते हुए बोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है आरआर कि तुम और तुम्हारी बीवी यहां से सही सलामत जाओगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज पहले तेरी बीवी मरेगी और उसे मरता देख तड़पते हुए तू भी मरेगा। उससे पहले थोड़ी देर में इसके साथ खेलूंगा। मुझे पता है कि ये यूज किया हुआ माल है, पर है तो कमाल का। उसकी बात सुनकर रुक्षित के सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आगे आए। रुक्षित भी तेजी से आगे बढ़ने लगा, जिसे देख जॉनी ने आरना की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और बोला, जान से मार दूंगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। उसकी बात सुनकर सबके कदम अपनी जगह पर रुक गए। आरना ने हिम्मत करके रुक्षित को देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसे देख रुक्षित के हाथों की मुट्ठियां बन गई थी। आरना ने जॉनी की बंदूक पर हाथ रख दिया और बोली, मार दो मुझे, इस बेरहम के हाथ लगने से तो अच्छा है मार दो मुझे। ये कहते वक्त आरना बंदूक को खींचने लगी, जिसे देख जॉनी ने आरना को कसकर पकड़ लिया, जिससे आरना जोर से कर्राह उठी। लेकिन आरना रुकी नहीं। ये देख जॉनी ने बंदूक का ट्रिगर जोर से दबा दिया, पर आरना के खींचने से वो गोली सीधा रुक्षित को जा लगी। ट्रिगर पर लगातार उंगली रखे रहने से बंदूक में लोड सारी गोलियां रुक्षित के सीने पर लग गई और वो अपनी जगह पर गिर पड़ा, जिसे देख सबकी आंखें बड़ी हो गई और आरना जोर से चीख पड़ी, रुक्षित! क्या अनहोनी हो गई है? ये सब कुछ खत्म हो गया। आरना की बेवकूफी आज उसके ही पति पर भारी पड़ गई। न जाने अब क्या अंजाम होगा इस रोमांचक कहानी। जानना चाहते हैं तो सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुक्षित आरना से बेहद खफा था। वो आरना से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। आरना ने उसको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आरना को लेकर एक जगह आया था। आरना ने सर घुमाकर रुक्षित को देखा, जो सामने देख रहा था। रुक्षित आगे चलने लगा। ये देख आरना भी मुंह फुलाए हुए उसके पीछे जाने लगी। रुक्षित के साथ जैक और रामू थे। लीना भी उनके साथ ही थी। जैक ने आगे बढ़कर दरवाजे की बेल बजाई, जिसकी आवाज सुनकर अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उस औरत ने अपने सामने आरआर को देखा, उनके हाथ पैर कांपने लगे, जिसे देख आरना को हंसी आ गई। आरना आगे बढ़ी और उस औरत को गले लगाते हुए बोली, आंटी, आंटी कैसी हैं आप? आरना को देख वो औरत अपने होश में आती है और आरना के गालों पर हाथ रखते हुए बोलती है, मैं ठीक हूं बेटा, आप कैसी हैं? और आप इन लोगों के साथ कैसे? ये बात उस औरत ने बहुत धीरे से कही थी, जिसे सुनकर आरना ने कंधे उचकाते हुए मासूमियत से कहा, मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। आप ये सब छोड़िए, चलिए ना मेरे लिए टेस्टी पास्ता बनाइए। उस औरत ने आरना को देखकर अजीब सा फेस बनाया और रोनी शक्ल बनाकर बोली, ये तुम आरआर माफिया डॉन को यहां लेकर क्यों आई हो? आरना ने धीरे से उनसे कहा, ये जो यहां खड़ूस सा चेहरा बनाए खड़े हैं ना, ये शैतान मेरे पति हैं और ये दोनों मेरे क्यूट से देवर। आरना ने जैक और रामू की तरफ इशारा करके कहा। अपने लिए खड़ूस और जैक और रामू के लिए क्यूट शब्द सुनकर रुक्षित बुरी तरह से चिढ़ गया। ये लड़की उसी के मुंह पर दूसरे लोगों को क्यूट बोल रही थी। रुक्षित ने जलन से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और अपनी सख्त और दमदार आवाज में उस औरत से कहा, क्या आपके यहां मेहमानों को बाहर ही खड़े रखने का रिवाज है? रुक्षित की आवाज सुनकर वो औरत डर और शर्मिंदगी के मारे बुरी तरह से झेप गई और हड़बड़ाते हुए बोली, जी 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 नहीं नहीं नहीं, वो आर को वहां देख उस औरत की पहले ही हालत खराब हो गई थी। उसका औरा था ही इतना डरावना। आरना ने देखा वो औरत बहुत ज्यादा डर गई है। ये देख उसने सबको देखते हुए कहा, चलिए
हम अंदर चलते हैं। आरना ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया और अंदर चली गई। सब उस घर के अंदर चले गए। उसे ऐसे देख सब ने सर हिला दिया और सब जाकर सोफे पर बैठ गए। वो औरत अभी भी डरी हुई थी। तभी वहां मिडिल एज के आदमी अपने हाथ में रोस्टेड चिकन से भरी प्लेट लेकर किचन से बाहर आ रहे थे, जिसे देख आरना खुश हो गई। और जैसे ही वो आगे जाने वाली थी, रुक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर सोफे पर बैठा दिया। उस आदमी ने अपने घर में इतने बड़े माफिया को जैसे ही देखा, वो डर गए और उनके हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। वो रूही थी। वो आदमी डरते हुए सामने देखने लगा। आरना ने धीरे से बुदबुदाया, हाँ, इन्हें देख सब ऐसे ही डर रहे हैं। ये आए ही क्यों हैं यहाँ? बेचारे अंकल आंटी कितने डर गए हैं। रुक्षित ने उस छोटी सी खरगोश को देखा जो अजीब अजीब तरीके से मुंह बना रही थी। उसे ऐसे देख रुक्षित ने अपनी चिन को खुजाया और आरना की तरफ झुककर उसकी कमर पर हल्के से चिकोटी काट ली। उसकी इस हरकत से आरना करहा उठी और रुक्षित को घूरने लगी। रुक्षित ने उसे इग्नोर किया और उन दोनों कपल को देखकर अपनी कड़क और दमदार आवाज में रौबदार तरीके से बोला, मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं है, इसलिए सीधे ही बात करता हूं। आपकी बेटी रूही से मेरा भाई रामू यानी रमेश प्यार करता है और आपकी बेटी भी इसे पसंद करती है। बस शादी की बात करने आए हैं। उनकी बात सुनकर रूही के माता पिता को शौक लगा। रूही भी वहीं खड़ी थी। उसे नहीं लगा था रुक्षित ऐसे डायरेक्ट बात करेगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। वो ठहरा एक शैतान बेदर्द माफिया। उसे कहां किसी से ढंग से बात करनी आती है। रूही के माता पिता ने रूही को देखा जो सर झुकाकर खड़ी थी। आरना ने रुक्षित को बुरी तरह से घूर कर देखा और बोली, अरे आप शादी की बात करने आए हैं या भाई और रूही की लव स्टोरी में विलन बनकर आग लगाने आए हैं? बात भी ऐसे कर रहे हो जैसे उनकी चुगली कर रहे हो। आरना की बात सुनकर सब आरना को देखने लगे। रुक्षित ने उसे एक आईब्रो उचकाकर देखा तो आरना डर गई और चुपचाप बैठ गई। इस वक्त उसका माफिया उससे गुस्सा था। रूही के पिता वीरेन शाह जो इंडिया से ही थे, लेकिन उन्हें अपनी जॉब के चलते लंदन शिफ्ट होना पड़ा था। उन्होंने रुक्षित को देखते हुए सर झुका लिया और विनम्र होकर बोले, जी हमें कुछ टाइम चाहिए, हम रूही से बात करना चाहते हैं। रुक्षित ने उन्हें अपने हाथ से ही जाने का इशारा किया और बोला, डराना धमकाना नहीं उसे, सीधे तरीके से बात करिएगा, नहीं तो मुझे लोगों को सीधा करना आता है। आरआर की बात सुनकर सब घबरा गए। आरना अपनी जगह से उठ गई और वहां से जाने लगी। ये देख रुक्षित ने उसे कुछ नहीं कहा और जैक से मजाकिया लहजे में बोला, इसके बाद तुम्हारी लेडी बॉस की जगह किसी दूसरी लड़की का इंतजाम करना और इसे घर छोड़ देना। आजकल मेरे खिलाफ बहुत जाने लगी है। रुक्षित की बात सुनकर आरना की आंखें बड़ी हो गई, उसके कान खड़े हो गए। दूसरी लड़की? क्या ये आदमी उससे छुटकारा पाना चाहता है? मार डालूंगी उस लड़की को। आरना तेजी से घूम गई और उसने रुक्षित के ऊपर झपट्टा मार दिया। उसने रुक्षित की गर्दन को पकड़ लिया और गुस्से में बोली, मार दूंगी उसे जो आपके पास आएगी। आपकी बीवी मैं हूं और मैं ही रहूंगी। रुक्षित को अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। उसने अपना चेहरा सख्त ही रखा और आरना को घूरते हुए बोला, बिहेव आरना, यह हमारा पर्सनल स्पेस नहीं है। रुक्षित की बेरुखी देख आरना को बहुत बुरा लग रहा था। उसने मायूस होकर रुक्षित को छोड़ दिया और साइड में बैठ गई। रुक्षित को अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी बीवी परेशान थी, पर उसे यह बताना जरूरी था कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको खोने का डर मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। थोड़ी देर बाद रूही और उसके पेरेंट्स वापस हॉल में आ गए और रुक्षित को देखते हुए बोले, जी हम कुछ पूछ सकते हैं? ये कहते वक्त उसके माथे पर पसीना था। रुक्षित ने गर्दन हिलाई तो वीरेन जी बोले, जी इनकी फैमिली, मतलब ये अकेले हैं या? उसकी बात समझकर रुक्षित ने रामू को देखा तो रामू ने सर हिलाकर उनसे कहा, जी मेरी फैमिली गांव में रहती है और ये सब अचानक हुआ है तो हम उन्हें बुला नहीं पाए और हम शादी भी नॉर्मल ही करना चाहते हैं,
इसीलिए मैं उन्हें यहां नहीं बुलाने वाला। रामू नहीं चाहता था कोई भी गांव से यहां आए, क्योंकि जो आरना के साथ हुआ था उसके बाद से उन्हें डर था कि कहीं फिर से कोई बखेड़ा ना हो। रूही के पेरेंट्स अब उस माफिया के सामने क्या ही बोले। उन्होंने सर हिला दिया। रुक्षित ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, हम सब तैयारी देख लेंगे और बाकी सब आपको बता दिया जाएगा। ये कहकर रुक्षित वहां से तेजी से निकल गया। उसके पीछे ही सब जाने लगे। आरना ने खुशी से रूही को गले लगाया और खुश होकर बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। ये मेरी दोस्त अब मेरी देवरानी बनेगी। आरना खुश होकर सबसे बातें कर रही थी। तभी उसे हॉर्न की आवाज सुनाई दी और उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे कुछ देर पहले की रुक्षित की बात याद आ गई, जिसे सोचकर वो भागते हुए बाहर चली गई। उसने देखा रुक्षित गाड़ी में बैठ गया है। ये देख वो भी जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई और हांफने लगी। उसे ऐसे देख रुक्षित परेशान हो गया और उस पर भड़कते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, कभी तो अच्छे से रहा करो, क्या जरूरत थी इतना तेज भागने की। आरना ने रुक्षित को देखा, जिसका चेहरा लाल हो गया था। ये देख आरना चुपचाप बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियों का काफिला लंदन की सड़कों पर चलने लगा। सिंघानिया विला। अब तक सब ऑफिस चले गए थे। दादाजी गार्डन में बैठे हुए थे और अवनी जी उनके साथ किसी बात पर बहस कर रही थी। अवनी जी बोली, पर पापा, आप क्यों नहीं चाहते कि जमाईसा को यह बात पता चले? आप क्यों उनसे उनकी पहचान छुपाने की वजह नहीं बता रहे? उन्हें यह जानने का पूरा हक है। क्यों उनकी पहचान छुपाई गई है? क्यों वो अपना असली चेहरा जो आरआर के भेष में छुपा है वो लोगों को नहीं दिखा सकता? आपने तो बस उसका एक मकसद बता दिया, और उसके असली मकसद का क्या, जिससे दुनिया क्या वो खुद भी अनजान है। आप क्यों उसे अपनी सच्चाई नहीं बता देते? उस बेचारे को तो यही लग रहा होगा ना कि वो खदान ड्रैगना की थी, जबकि वो असल में किसकी थी और वो उसकी कौन थी ये उसे नहीं पता। अगर उसे वो बॉक्स नहीं भी मिलते तब भी वो सब उसके वहां जाते ही तबाह हो जाता। क्यों आपने इन सब में आरना को जोड़ दिया? मैं उन दोनों की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। उसे उसका मकसद पता होना चाहिए, वो भी पूरी तरीके से। उसे सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं उसे सब कुछ बताने वाली हूं, चाहे आप इसके लिए राजी हो या ना हो। उसने तो अब उन सबको भी मार दिया, और आपने उसे यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि इसके बाद उसके सर पर कितना बड़ा खतरा मंडराएगा। अवनी की बात सुनकर दादाजी परेशान होकर बोले, तुम्हें क्या लगता है बहू कि उसे जब सच पता चलेगा वो जी पाएगा? वो आरना को बेहद प्यार करता है। हम उसे ये नहीं बताने वाले और ना ही उसे कभी पता चलने देंगे। मैं मेरी बच्ची की जान को खतरे में नहीं डालूंगा। और रही रुक्षित की बात, तो वो इस काबिल है कि सबको धूल चटा सके। अवनी जी ने अपने माथे पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, भूलिए मत पापा, वो कौन है, और अब तक तो उन लोगों को ये खबर भी मिल चुकी होगी। अगर किसी ने भी रुक्षित का चेहरा देखा होगा, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। अगर उसे सच्चाई पता चलती है तो ठीक है, वरना उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे पता होना चाहिए वो जो भी कर रहा है क्यों कर रहा है। दादाजी ने अवनी को समझाते हुए कहा, उसका मकसद बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी पहचान छुपाए बैठा है। यह बात दुनिया को छोड़कर सिर्फ कुछ लोगों को पता है। उसमें से आधे तो कब के मर चुके हैं और बचे हैं हम तीनों। मैं उसे सच्चाई वक्त आने पर बता दूंगा, जब तक उनका रिश्ता उस हद तक मजबूत नहीं हो जाता कि वो चाहकर भी अलग ना हो। वैसे भी उस औरत ने पहले से ही सबकी वाट लगाई है, और तब तक ये बात उसे नहीं पता चलेगी जब तक उसका और आरना का रिश्ता गहरा ना हो जाए। अवनी जी ने सर हिलाते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं? हम बस इंतजार करें जब वो दोनों मुसीबत में पड़ जाए, उसे कहीं और से कुछ पता चल जाए? दादाजी ने परेशानी से अपना सर हिला दिया और बोले, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इसका असर उन दोनों के रिश्ते पर पड़ सकता है।
दादाजी ने इतना ही कहा था कि उनके कान में किसी की बहुत ज्यादा रौबीली और दमदार आवाज आई। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे मेरी महबूबा से अलग करे, फिर चाहे वो खुद भगवान ही क्यों ना हो। मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, क्योंकि मेरी तबाही मेरी है, सिर्फ मेरी। किन रहस्यों की बात कर रहे हैं अवनी जी और आरना के दादाजी? क्या रुक्षित ने सुन ली है उनकी सारी बातें? और अब क्या करेगा रुक्षित? जानने के लिए सुनिए अगला भाग।